टूट चुकी थी डोमेस्टिक वायलेंस के चलते। पहला सवाल ये कि किस तरीके के आदमी को रिक्रूट किया गया यहाँ पर सिविक वॉलंटियर बनने के लिए। इसकी डोमेस्टिक वायलेंस की हिस्ट्री को देखकर इसके खिलाफ तो पहले ही पुलिस एक्शन लिया जाना चाहिए था। सीसीटीवी फुटेज, इसके ब्लूटूथ डिवाइस और डीएनए सैंपल्स के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। इसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। लेकिन दूसरा सवाल ये, हॉस्पिटल में इसके पास सभी डिपार्टमेंट्स का एक्सेस कैसे था। घटना के कुछ दिन बाद इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की डिमांड उठी। सीएम ममता बनर्जी ने इसे भी श्रग ऑफ करने की कोशिश करी, ये कहते हुए कि मुझे तो इससे कोई समस्या नहीं है। अगर अगले कुछ दिनों में पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो वो खुद ही इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने वाली है। कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस की विश्वसनीयता की कमी जैसे कारणों का हवाला देते हुए मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि किसी केस के सीबीआई को सौंप दिए जाने की डिमांड दिखाती है कि स्टेट पुलिस में लोगों का भरोसा नहीं रहा है और ये होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का एक फेलियर है। यहाँ आता है हमारा तीसरा सवाल, आखिर किस तरह संदीप घोष जैसा आदमी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना हुआ था। इस पर आरोप है कि ये बहुत ही करप्ट इंसान रहा है। अलेजिडली इसने माफिया की तरह इस मेडिकल कॉलेज को चलाया, लेकिन बार बार इसका ट्रांसफर रुक जाता था। अंदेशा है कि इनके टीएमसी के करीबी होने की वजह से था। इस केस में भी इन पर संगीन आरोप लगे कि कैसे इन्होंने मामले को दबाने की कोशिश करी, इसे एक आत्महत्या दिखाने की कोशिश करी। विक्टिम के पेरेंट्स को कई घंटों तक विक्टिम की बॉडी नहीं दिखाई गई। एफआईआर लिखने में भी देरी हुई और इन्हें जब वहां से हटाया गया उसके बाद भी इन्हें कैलकाटा नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। मतलब जो आदमी किसी एक जगह पर होने के लायक नहीं है तो उसे दूसरी जगह ट्रांसफर करने का क्या सेंस बनता है। कैलकाटा हाईकोर्ट ने इसी नॉनसेंस को पॉइंट आउट करते हुए संदीप घोष को एक्सटेंडेड लीव ऑफ एब्सेंस पर भेज दिया। संदीप पर लगे हुए करप्शन चार्जेस की जांच करने के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने एक एसआईटी बनाई है जिसे 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है। सीबीआई इस पर्टिकुलर केस में उन्हें अब तक 4 बार इंटरोगेट कर चुकी है। देश भर में जब लोगों ने इस केस पर आवाज उठाई तो वर्क प्लेसेस में औरतों की सेफ्टी के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स अनाउंस किए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुओ मोटो कॉग्निसेंस ली, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए, जैसे कि संविधान में दी गई इक्वालिटी क्या ही है अगर औरतें अपने वर्क प्लेस में भी सेफ ना हो और उन्हें बेसिक इक्वालिटी डिनाई की जाए। ग्राउंड लेवल चेंजेस आने के लिए देश अब एक और रेप होने का इंतजार नहीं कर सकता। कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने इस केस के ऊपर एक पोस्ट लिखी थी और आपसे कहा था उम्मीद है आप लोगों का इंटरेस्ट लूज ना हो जाए इस इशू में। जब तक मेरा ये वीडियो रिलीज होगा शायद आउटरीच खत्म हो चुकी होगी, शायद प्रोटेस्ट रुक चुके होंगे, लेकिन क्या देश में हो रहे हर रोज के करीब 80 रेप केसेस रुक गए होंगे? बिल्कुल भी नहीं। कोलकाता की खबर के बाद आई उत्तराखंड से ये खबर, एक नर्स के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ। इस केस में बस ड्राइवर और बस कंडक्टर शामिल थे। बेंगलुरु में 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट पार्टी से घर जा रही थी और उसके साथ भी ये देखने को मिला। महाराष्ट्र के बदलापुर इलाके में एक स्कूल के क्लीनिंग स्टाफ द्वारा 3 और 4 साल की 2 छोटी लड़कियों का सेक्सुअल अब्यूज किए जाने की खबर आई। सैकड़ों एजिटेटेड पेरेंट्स ने रेलवे स्टेशन पर ब्लॉकेड किया। इन सारी खबरों को देखकर आपको लगे कि पिछले 8-10 दिनों में कुछ ज्यादा ही रेप्स होने लगे हैं पूरे देश भर में, लेकिन ये बात सच नहीं है। रेप्स हर रोज हो रहे हैं लेकिन रिपोर्टिंग हर रोज नहीं हो रही। आउटरीच और प्रोटेस्ट हर रोज नहीं हो रहे। देश में लार्ज स्केल प्रोटेस्ट सबसे पहले शायद 2012 में हुए थे निर्भया केस के बाद, फिर 2019 में जब हैदराबाद में 26 साल की एक वेटनरी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ, फिर 2020 में लोगों ने आउटरीच की हाथरस केस को लेकर, जहां 19 साल की दलित लड़की के साथ यही हुआ, और अब 2024 में कोलकाता में ये केस हुआ। पिछले 12 सालों में 4 बार आउटरीच और प्रोटेस्ट